उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको ऑपोजिट बता दी थी, वो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। वो श्वेता ने ठीक बोल रही थी, श्वेता। ओके चलो देखो, फाइनेंशियल मार्केट कल हमने स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल मार्केट पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। तो फाइनेंशियल मार्केट में हमने सबसे पहले देखा था कि दो मार्केट्स आती हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी मार्केट आती है? आपकी आती है मनी मार्केट। दूसरी मार्केट आपकी कौन सी आती है? कैपिटल मार्केट आती है, ठीक है। मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे बैंक के बिसाइड यहाँ पे जिन लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है या फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन दोनों को यहाँ पे मिलाने का काम होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के हमने लोग देखे थे, जहाँ पे एक जिनके पास यहाँ पे एक्सेस में पैसा होता है, और दूसरा हमने इंसान देखा था जिसके पास यहाँ पे डेफिसिट में, मतलब जिसको यहाँ पे नीड होती है, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे अगर बैंक से लोन नहीं मिलता है, या फिर इनको यहाँ पे बैंक मतलब ये यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैंक के अलावा, कि जहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे उधार ले सकते हो और यहाँ पे लेंडिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मनी मार्केट में जो था और जो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में अंतर था, ये दोनों में यहाँ पे बहुत सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप उधार ले सकते हो या फिर आप लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे आपका लेंडिंग और बोरोइंग चल रही है, आपकी जो लेंडिंग और बोरोइंग चल रही है, अगर यहाँ पे जो समय सीमा रहती है वो 1 साल से कम रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं? वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। देखो मनी मार्केट में यहाँ पे जब 1 साल से कम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरली यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, ये कल मैंने नहीं बताया था, ये आरबीआई जो है इसको रेगुलेट करती है मनी मार्केट को, ठीक है, 1 साल से कम सीमा के। फिर कैपिटल मार्केट जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो आपका कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, इसमें आपके 1 साल से ऊपर के यहाँ पे फंड्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका मीडियम टर्म के फंड्स होंगे या आपके लॉन्ग टर्म के फंड्स होंगे, ठीक है। तो मीडियम टर्म की मतलब कि 2 से 3 साल 4 साल तक का आपको यहाँ पे फंड चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या होता था कि आपको मान लो कि 10 साल के आसपास का आपको यहाँ पे फंड चाहिए, ठीक है, 10 साल तक कि आप उसको पे बैक कर पाओगे। तो ये दोनों जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इस समय सीमा की उधारी पे बेस्ड थे, वो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में आते हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट को कौन यहाँ पे रेगुलेट करता था? सेबी जो है वो यहाँ पे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये हमने ब्रॉड कैटेगराइजेशन देखा था कैपिटल मार्केट का और मनी मार्केट का। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख रहे थे सिक्योरिटीज कितने टाइप की होती हैं। तो सिक्योरिटीज जो थी आपकी किस टाइप की थी? एक तो आपकी इक्विटी होती है, इक्विटी की मतलब आपका शेयर होता है, और दूसरे आपकी होते हैं बॉन्ड टाइप की सिक्योरिटी, आपकी डेट टाइप की सिक्योरिटी। देखो तो हमने देखा था यहाँ पे कि आपका जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रहता था, आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, और दूसरे आपके क्या रहते थे? डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता था कि आप क्या करते हो, किसी कंपनी का आप यहाँ पे हिस्सा लेते हो, ठीक है, आप उसका बेसिकली ओनरशिप आप यहाँ पे ले रहे होते हो। अगर इस कंपनी का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है, ये कंपनी ओवरऑल यहाँ पे इफेक्ट करती है, तो क्योंकि आप उसके यहाँ पे शेयर होल्डर हो या फिर आप उसके ओनर हो, पार्शियल ओनर हो, तो आपको भी उसी तरीके से इसका फंक्शनिंग जो है आपको असर करेगी। अगर ये कंपनी जो है यहाँ पे क्या हुआ, इसका यहाँ पे ओवरऑल जो इसका वैल्यू है, अगर ये यहाँ पे गिर जाता है, तो आपकी शेयर की वैल्यू भी गिर जाती है, ठीक है, अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है। दूसरा आपका क्या था कि अगर इसका ये जो कंपनी है ये यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करती है, तो आपका क्या होता है, आपकी शेयर की वैल्यू भी आप उससे इफेक्ट होती है, वो भी आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक कंपनी से अपनी वैल्यू जो है वो डिराइव करते हैं, चाहे वो अच्छा परफॉर्म करें चाहे बुरा परफॉर्म करें, ठीक है। मतलब इक्विटी का ये है कि यहाँ से किसी न किसी इसका जो यहाँ पे होगा स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ पे इससे वैल्यू जो है इसकी डिराइव हो रही होगी, किसी कंपनी को यहाँ पे मान्य बनाएंगे, उस कंपनी का यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा, उस तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट पे आपको मुनाफा और घाटा होगा, ठीक है। तो कल जो लोग एब्सेंट थे उनको समझ आ रहा है थोड़ा?
मतलब ये आपको देखो मैं इतना डिटेल में फिर भी रिवाइज करा रही हूँ, लेकिन कल का लेक्चर जो है वो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब देखो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हमने यहाँ पे देखे थे 3 टाइप के, यहाँ पे हमने शेयर्स देखे थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे दो। एक तो शेयर थे उसको हम नॉर्मल शेयर बोलते थे, ठीक है, मतलब आपके नॉर्मल क्या इक्विटी शेयर्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम नॉर्मल हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, वो वाले शेयर जनरल शेयर्स, ठीक है। फिर दूसरे आपने हमने देखे थे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आपके कौन से होते थे कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम दे रहे हैं और उस पे हम क्या कहते हैं यहाँ पे फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं, ठीक है। डिविडेंड का मतलब होता है कि आप यहाँ पे शेयर पे एक प्रॉफिट अमाउंट, जो यहाँ पे शेयर पे हमें प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो जो जो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उसके ऊपर आप क्या करते हो, उसके ऊपर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप फिक्स्ड डिविडेंड देते हो। हमें ये जो था, ये जो आपके नॉर्मल शेयर्स होते थे, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म करेगी और इसका ये जो जिसने भी यहाँ पे इसका शेयर खरीदा है इस कंपनी का, वो यहाँ पे इसका लॉस और इसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बेयर करेगा, ठीक है। हालांकि अगर जब हम प्रेफरेंस शेयर देते थे तो इसमें क्योंकि ये फिक्स्ड डिविडेंड जो है ऑफर कर रहे हैं, तो मतलब अगर यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे ज़्यादा मुनाफा भी करेगी तब भी उसको कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर वो यहाँ पे लॉस भी करती है तो उसका इतना डिविडेंड तो कम से कम फिक्स ही रहता है, ठीक है। फिर एक और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हमने देखे थे, उनको हम बोल रहे थे डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये हो गए आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनकी जो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जो रहेगी, यहाँ पे इफेक्ट जो होगी, जो भी इसके थ्रू यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इफेक्ट जो यहाँ पे देखी जाएगी किसी कंपनी की, या फिर यहाँ पे ये कंपनीज जिस शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जिस पे लिस्टेड है, उस तरीके से वो पूरा परफॉर्म कैसे कर रहा है, उससे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे डिराइव होगी, ठीक है। फिर हमने देखे थे यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता था कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कंपनी का ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे बैंक जैसे लोन्स देता है उसी तरीके की उधारी होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, बॉन्ड खरीदोगे, ठीक है, बॉन्ड खरीदोगे, डिबेंचर्स खरीदोगे, ठीक है। बॉन्ड डिबेंचर क्या होता है, एक टाइप का लोन ही होता है जिसके अंदर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा समय समय के साथ, ठीक है। और उसकी एक यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ये हम अभी देखेंगे कि क्या होती है, पहले हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर लेते हैं। और उसके ऊपर आपको क्या रहेगा, ये आपको जो है एक टाइम लिमिट रहेगी कि आपने ये बॉन्ड कितने साल तक के लिए आप इसको पे बैक कर दोगे। जो भी कंपनी यहाँ पे रिलीज कर रही होगी बॉन्ड को, वो एक बताएगी कि ठीक है मैं 10 साल तक जो है इसका पैसा आपको वापस कर दूंगा, तब तक आप क्या करो, आप में से 10% इंटरेस्ट इसके ऊपर लेते रहो, ठीक है। तो वही है, इस पे आप इंटरेस्ट लेते हो, जैसे लोन लेते हो वैसे आप बॉन्ड्स लेते हो, ठीक है। तो दोनों में कल जो था, एक बॉन्ड्स होते थे, एक यहाँ पे डिबेंचर्स होते थे, ठीक है। ये भी एक तरीके का बॉन्ड होता था, ये भी डिबेंचर्स भी जो है वो एक तरीके के बॉन्ड ही होते थे, लेकिन इस पे क्या था, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक कोलेट्रल जो है वो यहाँ पे नहीं रखते हो, और बॉन्ड में आप क्या करते हो, यहाँ पे कोलेट्रल रखते हो, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गिरवी रखते हो, ठीक है। तो बॉन्ड्स थोड़े यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे क्या रिलीज करती है, यहाँ पे बॉन्ड्स रिलीज करती है, ठीक है। बॉन्ड्स क्यों, हम उसको बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर्ड रहते हैं, गवर्नमेंट वाले जो भी ज़्यादा सिक्योर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको यहाँ पे उस एस्पेक्ट में हम उसको गवर्नमेंट वाले को बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड और डिबेंचर्स थे, ठीक है, बिसाइड्स कोलेट्रल, इसके अंदर एक और अंतर रहता है, मतलब टर्मिनोलॉजी का। जो डिबेंचर्स हैं यूजुअली यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज रहती हैं ये यहाँ पे यूज़ करती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो रहता है वो यहाँ पे ऐसी वो बॉन्ड वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पे दो सेम है, ठीक है, बॉन्ड भी सेम है, डिबेंचर भी सेम है, बस कोलेट्रल का अंतर है, एक तो नंबर 1। दूसरा यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे बॉन्ड्स को हम गवर्नमेंट के रेफरेंस में ये जो है टर्म यूज़ करते हैं, और डिबेंचर्स जो हैं यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के टर्म्स में यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा अंतर यहाँ पे ये है
कि ये जो बॉन्ड है ये मेजरली यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करा जाता है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ करा जाता है, ठीक है। और डिबेंचर्स जो है ये यहाँ पे यूएसए में ज़्यादा टर्म जो है यहाँ पे पॉपुलर है, ठीक है। और यूएसए में आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते थे उनको क्या बोलते थे, किसी को याद है? ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है। और यूके में क्या बोलते थे? गिल्ट, गिल्ट। गिल्ट बॉन्ड्स, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी भी ये पूछ लेगा ये किसी पीसीएस वीसीएस में। ओके चलो, ये हो गया हमारा रिवाइज, ठीक है। अब ठीक है, एक और यहाँ पे है, ये तो बॉन्ड और डिबेंचर हो गए, ठीक है। अब देखो जिसको यहाँ पे ये जो ए बंदा है, ठीक है, और ये बी बंदा है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या चाहिए? ही वॉन्ट्स मनी, वॉन्ट्स मनी। और ये इसके पास क्या है? ये ही हैज मनी, ठीक है। तो इनमें से क्रेडिटर कौन हो गया और डेटर कौन हो गया? ए हो गया या बी हो गया? इसको पैसा चाहिए, ये डेटर हो गया है ना। जिसके पास उधारी है वो यहाँ पे क्या होगा? वो डेटर होगा। और जिसके पास जो यहाँ पे लेंड कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? क्रेडिटर, क्रेडिटर या लेंडर, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिसके पास पैसा है ही विल बी नोन एज क्रेडिटर, और डेटर वो होगा जिसको यहाँ पे पैसे की कमी है, जो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? इशू कर रहा है। डेटर क्या करेगा? बॉन्ड इशू करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पैसा उठाना है मार्केट से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड इशू करेगा। ये पेपर जो है इस पे यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा कि कितने समय सीमा वगैरह। ये बी वाला जो बंदा है आके खरीदेगा, इसको यहाँ पे पैसे देगा और ये इसको इंटरेस्ट पे करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है जो क्रेडिटर होगा ये क्या करेगा? ही विल बाय बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिक यहाँ पे समझ आए कि क्या है? यस मैम। मैम हाँ जी, हाँ जी अदिति। मैम जैसे हम ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये देखते हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है तो ये कंपनी इशू करती है, इट मींस कंपनी को मनी की नीड होती है। बिल्कुल, ओके मैम, यही जिसको भी मैम। नीड होगी वो एक यहाँ पे पर्चा निकालेगा। वो मतलब पर्चा क्या निकाल, मैं बहुत लेमैन की लैंग्वेज में बता रही हूँ। वो बोलेगा कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है पैसे की, ठीक है। तो फिर वो एज अ सिक्योरिटी की एक सर्टिफिकेट तो देगा ना, लिखित देगा ना कि मुझे यहाँ पे इतना पैसा चाहिए और मैं इतना इंटरेस्ट रेट पे करूँगा, मुझे इतनी समय के लिए चाहिए। 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन दूंगी। तो ये जो है इसको देगा, और फिर जो यहाँ पे बी इंसान जो है, वो जो यहाँ पे जिसके पास एक्सेस में पैसा है, जो क्रेडिटर है, वो यहाँ पे इसको खरीदेगा। और जितने भी इसकी फेस वैल्यू होगी उससे, अभी मैं फेस वैल्यू वगैरह बताती हूँ क्या होती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या होगा? पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत ही हाइब्रिड यहाँ पे जो है ये लोग उधार उठाते हैं। कुछ यहाँ पे शेयर्स में, एफपीओज में उठाते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें बॉन्ड्स के थ्रू उठाते हैं, कुछ बैंक से ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हाइब्रिड चलती है। क्योंकि देखो चलो वो मैं बताती हूँ वैसे कि इक्विटी, जो ये इक्विटी मार्केट रहती है ना, इक्विटी मार्केट और ये जो हमारी बॉन्ड मार्केट रहती है, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और आपके जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इन दोनों में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इक्विटी और बॉन्ड में, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर इसमें यहाँ यहाँ पे अगर लोग पैसा निकालेंगे तो बॉन्ड में लगाएंगे, और अगर बॉन्ड से पैसा निकालेंगे तो इक्विटी में लगाएंगे। अभी मैं समझाऊंगी दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप कैसे बना है। पहले तो देखो हम बॉन्ड समझने की कोशिश करते हैं, है उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझने की क्या होगी, ठीक है। इतना को समझ आया? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड जो है यहाँ पे जो भी रिलीज कर रहा है, यहाँ पे ए कंपनी को यहाँ पे पैसा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड क्या होगा, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये पेपर होगा, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू लिखी होगी, एक मिनट, इस पे इसकी फेस वैल्यू लिखी होगी। अच्छा, फेस वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे इस ए कंपनी को यहाँ पे 1000 रुपये जो है यहाँ पे उधार चाहिए, ठीक है। 1000 रुपीज़ इसको उधार चाहिए।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसकी फेस, ये 1000, यहाँ पे जितने भी इसको यहाँ पे पैसा चाहिए होगा, एक बॉन्ड की यहाँ पे ये जितनी वैल्यू रख रहा है, जैसे कि मैंने माना कि एक बॉन्ड की वैल्यू जो है, एक बॉन्ड से मैं कितना पैसा उठाऊंगी, यहाँ पे मैं चलो 1000 रुपये का मैं बॉन्ड रिलीज करती हूँ, ठीक है, मल्टीपल उसके डिपेंडिंग उसे कितना पैसा चाहिए इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उतने से, ठीक है। अगर उसको यहाँ पे 1 लाख चाहिए तो आप 1000 के बॉन्ड उतने ही आप रिलीज करोगे अमाउंट में, ताकि 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाए, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या होती है बॉन्ड, ये जो एक बॉन्ड का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है कि कितने का है, ठीक है। प्रिंसिपल सबको पता है ना, प्रिंसिपल क्या होता है, जो जिसपे आप इंटरेस्ट लगाओगे वो होता है प्रिंसिपल। तो ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, मतलब ये 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे लोन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इंटरेस्ट रेट आपका तय होता है। बैंक जब आपको यहाँ पे क्या करती है, लोन देती है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे बताती है ना कि 8.7% है आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट। तो इसी प्रकार से बॉन्ड में भी हम उधारी ले रहे हैं, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट, उधार का मतलब ही ये होगा कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमेशा डेट इंस्ट्रूमेंट जो रहेंगे उनके ऊपर आपको क्या होगा, वहाँ पे आपका क्या चलेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चलेगा। इक्विटी में नहीं होता है, इक्विटी क्या होगा, उस इक्विटी में जो आपका मुनाफा और जो नुकसान रहेगा वो किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से डिपेंड करेगा, ठीक है। डेट में क्या होगा, आपकी कमाई किस तरीके से होगी, डेट में आपकी कमाई होगी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये बेसिस होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। एनीवेज, इसमें जो ये इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट, ठीक है। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही बेबी मुझे आपकी, नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। सबको मेरी आ रही है ना? यस मैम। ओके ओके, ठीक है बेबी, तो आप इसको रिफ्रेश करके फिर पूछना है ना। ओके चलो। ओके, कूपन रेट देखो, अब कूपन रेट जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, 10% का मैंने इस पे इंटरेस्ट रेट लगाया, ठीक है। 10% क्या है मेरा, ये यहाँ पे कूपन रेट है, समझ गए ना सब। अब यहाँ पे इसका 10% कितना होगा, 100 रुपीज़। कल भी हमने देखा था ये एग्जाम्पल, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी, आपकी बॉन्ड यील्ड कहलाएगी, ठीक है। समझ आ गया सबको? ये समझ आ रहा है बॉन्ड यील्ड, क्योंकि इससे फिर बहुत सारे डिराइव्ड आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे बॉन्ड यील्ड से, है ना। तो देखो बॉन्ड यील्ड जो है ये अमाउंट है, कूपन रेट परसेंटेज है, और फेस वैल्यू जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट अभी रिलीज किए बहुत सारे बॉन्ड्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड रिलीज किया, या फिर यहाँ पे आप क्या कह, जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ये जो बॉन्ड का यहाँ पे जो कूपन रेट होता है, ठीक है, ये हमेशा रहता है फिक्स्ड, ठीक है। तो मतलब अब जब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड यहाँ पे खरीद रहा है या फिर बेच रहा है, ठीक है, उसका कूपन रेट जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड देगा, ठीक है। एक चीज इसमें और लिखी होती है, इसका समय सीमा, टाइम पीरियड इसका और लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसका टाइम जो है ये फिक्स रहेगा, इसका कूपन रेट फिक्स रहेगा। अब मान लो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला, गवर्नमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू मानो कि 1000 रुपये है, ठीक है। इसको और कम मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये है इसकी, यहाँ पे इसकी क्या है, ये फेस वैल्यू है। इसका कूपन रेट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10% है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो बॉन्ड यील्ड है ये कितना होगा, यहाँ पे 10 रुपये है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इसने इसका टाइम पीरियड क्या है, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यूजुअली 10 ईयर्स निकालती है, 10 साल के यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं यूजुअली, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो है, ये जो अमाउंट है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और ये जो बॉन्ड्स रहते हैं ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे ट्रेडेबल रहते हैं, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे ट्रेडेबल रहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में। अब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हमने देख लिया था। सेकेंडरी मार्केट की मतलब आपने पहली बार ही खरीदा, उसको आप यहाँ पे तीसरे इंसान को बेचते हो, तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट। ये आपके ट्रेडेबल रहेंगे। ट्रेडेबल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इसको खरीद लिया, यहाँ पे ये गवर्नमेंट है,
गवर्नमेंट से यहाँ पे ए इंसान ने खरीद लिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए इंसान जो है इसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, वो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेच सकता है। यहाँ पे अगर ए को लगता है कि यहाँ पे इसको बेचना है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बी को भी बेच सकता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अब ट्रेडेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब देखो जैसे कि इसको लगता है, इसको ऐसे लगता है कि जो ये मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, ए को यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है और ये कहता है कि मेरे को अभी यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इसमें इसको मुझे बेचना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, ये यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो है 90 रुपये का बेच देगा इसको, ठीक है। ये फेस वैल्यू लेकिन इसकी फिक्स्ड रहती है, इसका कूपन रेट भी फिक्स्ड रहता है, बॉन्ड यील्ड बदलती रहती है। किस तरीके से बॉन्ड यील्ड बदलती रहती है, देखो अब यहाँ पे ए ने यहाँ पे कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था इसे, अब ये बी को बेच देगा कितने में, 90 रुपये में बेच देगा, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि इसका समय सीमा जो है वो यहाँ पे 10 साल रहेगा, इसका कूपन रेट भी फिक्स्ड रहेगा। अब क्या है, और यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो भी यहाँ पे इसकी फिक्स्ड रहेगी। हाँ, 1 मिनट देखो, यहाँ पे ये हो गया ना 90 रुपये का हो गया। अब क्या है कि यहाँ सॉरी मैंने आपको ये बॉन्ड यील्ड फिक्स्ड रहेगी और ये कूपन रेट बदलेगा, वो रिलेटिवली बदलेगा, वो किस तरीके से बताती हूँ। देखो ये 100 रुपये का था, 90 रुपये में बेच दिया इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि बॉन्ड यील्ड इसके ऊपर कितनी मिल रही थी, इसको 10 रुपये मिल रही थी, है ना। और अभी भी इस बी को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसके हिसाब से 10% नहीं मिलेगी, वो इस पुराने फेस वैल्यू के हिसाब से ही 10 रुपये जो है इसे मिलेगी, ठीक है। समझे आप लोग क्या मैं कहना चाह रही हूँ, इसको बी को जो मैम यील्ड है एक बार फिर से। ठीक है बताती हूँ। देखो यहाँ पे ए ने इसको खरीदा था, बॉन्ड को कितना, 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है। समय सीमा इसकी 10 साल थी, ठीक है। इसको यहाँ पे जो कूपन रेट था वो 10% था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, इसकी बॉन्ड यील्ड 10% के हिसाब से कितनी आ रही थी, 10 रुपये आ रही थी, 10 रुपये का मुनाफा इसे हो रहा था ए को, ठीक है। लेकिन अब इसने सोचा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या है कि इसको यहाँ पे नहीं रखना है, किसी कारणवश ये यहाँ पे ए जो है इसको बेचना चाहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो है 100 के 100 रुपीज़ में बेचे, ठीक है। अगर इस बॉन्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको 110 रुपये में भी बेच सकता है। लेकिन अगर इसको बॉन्ड को कोई खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है, इसकी यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, ठीक है, डिमांड सप्लाई की मैं बात कर रही हूँ और इसकी सप्लाई बहुत है, डिमांड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लोग नहीं खरीदना चाहेंगे, तो ये क्या करेगा, चल भाई तू 100 रुपये की जगह 90 रुपये में ही तू मुझे 90 रुपये दे दे, मैंने 100 रुपये में खरीदा था, 90 रुपये तू दे दे मेरे को, ठीक है। तो ये बी क्या होगा, यहाँ पे 90 रुपये में खरीद लेगा। लेकिन अब देखो बी को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बॉन्ड यील्ड जो इसे मिल रही थी वो तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे, गवर्नमेंट जितनी इनिशियली जितने इशू किया था उसने, उतनी ही इसको मिलती रहेगी, 10 रुपये, ठीक है। मतलब 90 रुपये की बॉन्ड, इसने 90 रुपये का ये खरीदा बॉन्ड, और इसको यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है पुरानी वाली ही मिलती रहेगी जो सरकार दे रही थी जब उसने इशू किया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसका कूपन रेट जो है वो क्या होगा, 11%। 11% हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको ज़्यादा, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बढ़ गया है, ठीक है, इसको ज़्यादा मुनाफा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड की यील्ड जो है अगर हम 90 रुपये के हिसाब से निकालेंगे तो इसको यहाँ पे 11% का मुनाफा हो रहा है। अगर हम 100 रुपये के हिसाब से निकाल रहे थे तो कितना यहाँ पे हो रहा था, 10, यहाँ पे 10% का मुनाफा हो रहा था, ठीक है। तो बी वाले ने क्योंकि सस्ते में खरीदा है तो, और उसको यहाँ पे यील्ड जो है वो यहाँ पे 10 रुपये ही मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे इसका जो फिक्स्ड जो था वो यहाँ पे इसको यहाँ पे बॉन्ड यील्ड इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है, यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्ड बॉन्ड यील्ड कि ये जो है यहाँ पे इसको यील्ड जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा मिलने लगेगी, ठीक है। ओके, किसी को पूछना है यहाँ से कुछ, कुछ पूछना है, समझ आ गया सबको, यस मैम। ठीक है। ओके मैम हाँ जी बेबी,
मैम ऊपर मेरा कट हो गया था थोड़ा सा, मतलब मैं हम्म। लेफ्ट हो गई थी। वो आपने टेबल में सीवी बताया और बॉन्ड यील्ड के बाद में जो एक टेबल में आपने बहुत सारा टर्म्स लिया था, वो इसे एक बार फिर से कौन बता सी दीजिए टेबल? ना। सीआर और ये सब जो आप बता रही थी, ये इससे नीचे मैम ये वाला कौन सा? ये जो लेफ्ट कूपन रेट लेफ्ट वगैरह है? मैम, अच्छा ये यस मैम, ये देखो कूपन रेट यहाँ पे होता है, कूपन रेट होता है परसेंटेज, कितना इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो आपका कूपन रेट कहलाता है। ठीक है फिर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड क्या होती है कि यहाँ पे ये कूपन रेट कितना इंटरेस्ट यहाँ पे इसको मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने जब 100 रुपये का यहाँ पे क्या लगाया था, इसका ये फेस वैल्यू लगाई थी, मतलब इसका प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज़ था इस बॉन्ड का। तो उस पे क्या था, यहाँ पे जिसने भी इसको इशू किया है वो एक इंटरेस्ट अमाउंट पे करता था, उसको हम कूपन रेट बोलते थे। ठीक है, और बॉन्ड यील्ड मतलब कि यहाँ पे अगर ये 10% का कूपन रेट यहाँ पे रखा गया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 रुपये का 10% हो गया 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 10 रुपये जो है वो हर साल, अगर ये 10 साल का बॉन्ड है तो इसे 10-10 रुपये पूरे 10 साल जो है यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे 10 साल तक मिलते रहेगा इसे। ठीक है, तो ये होता है आपका बॉन्ड यील्ड। ये बॉन्ड यील्ड जो है ये मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बंदा जब इसको सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच देता है, ए बी को बेच देता है, यहाँ पे पहले इसने 100 रुपये में खरीदा था लेकिन अब ये इसको कम दाम में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी यील्ड जो है वो आपको 10 रुपये मिल रही है। ठीक है, वो फिक्स्ड यहाँ पे सरकार से, यहाँ पे इसने 10 रुपये की बात की थी ना, तो यहाँ पे ये जो है अब ये चाहे किसी और को बेच दे तो ये 10 रुपये जो है ये कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे रिलेटिव टर्म्स में बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 90 रुपये के रिस्पेक्ट में इसे 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब ये 11% का इसे मुनाफा मिल रहा है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है आपकी बढ़ गई है। ठीक है, यस मैम आ पहले गया। पहले कितना था, ये 10% था ना, इसे 10, ये 10 रुपये कितना था, वो 100 रुपये का खरीदा था तो उसे 10% का मुनाफा हो रहा था, रिटर्न कितना मिल रहा था, अब इसे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, अब इसे 11% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, कूपन रेट तो फिक्स्ड ही है, वो 10% फिक्स्ड है, किसका, 100 का। ठीक है, अब इसको जो यील्ड है, यील्ड ये बढ़ गई है, कितनी है ये, 11% ऑफ दिस, इसको। ठीक है, 110 इसको अब मिलेंगे। 110 क्यों बोल रही हूँ मैं, मतलब आप समझ गए ना क्या कह रही हूँ मैं, उसे 90 रुपये कम सस्ते में खरीद के ज़्यादा ज़्यादा रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, मैम ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है कि मतलब बॉन्ड हाँ का हाँ वैल्यू हाँ, मतलब यहाँ पे घटा के क्या, हम क्यों बेचते हैं जब घटा उसे के लॉस होगा एक को। ये बॉन्ड आपकी जो बॉन्ड मार्केट रहती है ना, ये यहाँ पे डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, गवर्नमेंट को जब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके बिहाफ पे, सरकार को अभी यहाँ पे उधारी करनी थी, हमने देखा था ना बजट में कि क्या गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, मार्केट से यहाँ पे बोरो करती है। तो मार्केट से बोरो किस तरीके से करती है, आरबीआई के थ्रू करती है। आरबीआई क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे बोरोइंग करता है मार्केट में। ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे, ई कुबेर प्लेटफॉर्म अगर आपने सुना है, वहाँ पे ये क्या करता है, इन बॉन्ड्स को जाके बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इन्हीं को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अब यहाँ पे अभी शक्तिकांता दास ने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी जिसकी वजह से यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे थे, या फिर लिक्विडिटी यहाँ पे ये सक करते हैं। किस तरीके से करते हैं, इन बॉन्ड्स के थ्रू करते हैं। मतलब यहाँ पे लोग जब क्या करेंगे, यहाँ पे इन बॉन्ड को खरीदेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो ए बंदा है यहाँ पे जाके ये बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से जब ये खरीदेगा तो क्या करेगा, ये रिटर्न में पैसा देगा ना इसको, ये पैसा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी आपकी इकोनॉमी से लिक्विडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सबको याद है।
यस मैम। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर आरबीआई ये सारे बॉन्ड्स खरीदती और बेचती है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यही बॉन्ड्स अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनमें जब बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपने बॉन्ड्स रिलीज किए, एक बारी ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया, एक बारी जी सैप चलाया। तो इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे क्या करती है यहाँ पे ये लिक्विडिटी कितने रुपए के यहाँ पे बॉन्ड निकालने हैं वो ये फिक्स्ड कर देती है, ठीक है। लेकिन वो सारे ऑपरेशंस जो होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले ऑपरेशंस जो होते हैं ये ओवरऑल एक वाइडर अम्ब्रेला टर्म में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओएमओ। इसके अंडर यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ ये लोग यहाँ पे अपनी स्कीम्स के अनुसार यहाँ पे बॉन्ड्स खरीदते और बेचते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को सिर्फ यहाँ पे 1 लाख करोड़ के बॉन्ड जो हैं 1 लाख करोड़ यहाँ पे चैनलाइज करने, तो वो यहाँ पे एक स्पेशली उसको एक ऑपरेशन चलाएगी, उतना यहाँ पे ये पैसा ये जो है इसके बॉन्ड्स रिलीज करेगी और फिर यहाँ पे लिक्विडिटी कम करनी है ज़्यादा करनी है उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ये बॉन्ड्स रिलीज किए, इन्हें यहाँ पे पैसा चाहिए था गवर्नमेंट के लिए, तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड्स रिलीज किए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी बॉन्ड की सप्लाई जब बढ़ जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे इनका जो बॉन्ड की जब सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू गिर जाएगी, मतलब फेस वैल्यू नहीं, इसका यहाँ पे खरीद सेकेंडरी मार्केट में मैंने अभी बताया था ना कि 100 रुपये की जगह ये हो सकता है 90 रुपये का बिके, 80 रुपये का बिके, 70 रुपये का बिके, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसकी अगर सप्लाई किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो आप 100 रुपये में क्यों खरीदोगे, आप नेगोशिएट करोगे कि नहीं भाई मुझे तो ये तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आप क्या करोगे, समझ आ रहा है ना। इसे कॉमोडिटी की तरह देखो, किसी कॉमोडिटी की तरह देखो कि इसकी सप्लाई इतनी बढ़ गई है तो इसके दाम घट जाएंगे, और जब दाम घट जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, सरकार को तो 10 रुपये का ही यहाँ पे यील्ड इसके ऊपर देना पड़ा था ना, सरकार का तो यील्ड कम नहीं हुआ क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाता है जब ये लोग रिलीज करते हैं 10 साल के लिए, तो यहाँ पे जो यील्ड है वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसका ये जो है ये जो वैल्यू है यहाँ पे गिरती जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ तो यही यहाँ पे अभी हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, वो स्कीम ही वापस ले ली, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी ये जो वैल्यू है ना बॉन्ड की ये गिर गई, इन्होंने इतने सारे बॉन्ड्स रिलीज किए मार्केट में कि उसकी पूरी वैल्यू गिर गई। अब यहाँ पे आरबीआई चाहती थी कि भैया ये जो है इसकी वैल्यू गिरे भी ना, ठीक है, और हमें जो है मतलब अगर ये वैल्यू गिर गई तो हमें इंटरेस्ट जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा पे ना करना पड़े, तो इन्होंने क्या किया, इसको वापस कर लिया था अभी ये जो स्कीम ये लेके आए थे जी सैप वाली, ठीक है, एक बारी देख लेते हैं वो। सबको समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नो मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, देखो अब ये जो है जिस तरीके से ये देखो ये बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टीन से, यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना, बस ये मतलब ऐसी एज एन एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो ये बॉन्ड है, ये एक तरीके का पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर पे यहाँ पे समय सीमा और इसकी वैल्यू लिखी होगी कि 100 रुपये का इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, कूपन इसका फेस वैल्यू है। जब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट में मुझसे 10 साल बाद जब आओगे तो मैं 10 साल बाद आपको पैसा 100 रुपये वापस करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, ये ऐसे कूपन लगा देते हैं, ये इस तरीके के ना कूपन लगा दिए जाते हैं इस पर, ये मतलब 10% जो है इस पे इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है ये 10 रुपये यहाँ पे हर कूपन पे देते रहेंगे, इसको निकाल देंगे फिर यहाँ पे 10 रुपये लेने आ जाएंगे, हर साल जो है ऐसे 10 साल तक यहाँ पे चलता रहेगा, जितने साल तक की भी ये बॉन्ड जो है रिलीज किया है, ठीक है। फिर जब ये 10 के 10 यहाँ पे कूपन जब यहाँ पे आप इंटरेस्ट ले चुके हो और 10वां साल आ चुका है, तब क्या होगा, आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपये वो आप वापस ले लोगे, ठीक है। समझ आया? तो मैम ये कूपन्स उस पे, ये जो मेन बॉन्ड है उस पे ये लोग स्टिक करते जाते हैं? हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल से उस पर स्टिक होते हैं, उसको आप फाड़ोगे निकालोगे, मतलब आप आपको इंटरेस्ट लेना होगा ना हर साल, तो आप क्या करोगे, उसको ये वाला कूपन दोगे और फिर आप अपना इंटरेस्ट कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे करके 10 साल तक आप क्या करोगे, अपना इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट लेते रहोगे 10-10 रुपये, ठीक है। लास्ट में जब ये सारे 10 साल के इंटरेस्ट आप ले चुके होगे, 10 साल बाद वो आपको 100 रुपये जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा, ठीक है। तो 10वां अपना वो दिखाना और फिर यहाँ पे वो वापस कर देगा जिसने भी आपसे उधार लिया है, ठीक है, जिसने भी ये बॉन्ड इशू किया है। गेम जैसा लग रहा है पूरा।
हाँ हाँ, गेम मैम ये जैसा। बॉन्ड और ये गेम जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, कह सकते हो, तो कुछ पर्ची टाइप्स ना। ठीक है। अब देखो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट रहता है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को हम गिल्ट एज्ड मार्केट भी बोलते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट, ठीक है। तो ये टर्म अगर कभी एग्जाम में आएगा तो ये याद रखना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को हम गिल्ट एज्ड मार्केट भी बोलते हैं। और इसका यहाँ पे रेफरेंस ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा ये सिक्योर्ड मार्केट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सिक्योर्ड रहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला जो मार्केट है वो गिल्ट एज्ड मार्केट कहलाता है, ठीक है। ओके, एक बारी हम यहाँ पे इससे रिलेटेड स्कीम्स देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया था किसने? यहाँ पे आरबीआई ने चलाया था, क्योंकि यहाँ पे इनको पैसे उधार लेने थे। तो ये जो था दिस वाज अ पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई रिलीज करती है या खरीदती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही है, ले रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, वो सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल ब्रॉडर कैटेगरी में चलेगा, दैट इज ओएमओ, ठीक है। और ओएमओ किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये जो है ऑपरेशन ट्विस्ट इन्होंने चलाया था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स को यहाँ पे खरीदा था और इसको बेचा था, ठीक है। तो दोनों तरीके यहाँ इन्होंने साथ में ये ट्रांजैक्शन किया था। और इन्होंने किस टाइप का किया था? खरीदा क्या था और बेचा क्या था? देखो, इन्होंने यहाँ से मार्केट से खरीदा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और यहाँ पे बेचा क्या? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। मतलब इन्होंने 10 साल के बॉन्ड जो हैं, जो यहाँ पे मार्केट में फ्लोट कर रहे होंगे, ये इन्होंने खरीद लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिलीज कर दिए होंगे 2-3 साल वाले बॉन्ड, ठीक है। इनको लगा होगा कि ये जो है अब हमें इतने साल तक का लेंडिंग नहीं करना है, तो वापस से जो है यहाँ पे जो बॉन्ड्स हमने 10 साल के रिलीज किए थे उसको आप क्या करो, वापस से गवर्नमेंट खरीद लेगी, आरबीआई खरीद लेगी। और यहाँ पे रिलीज कर रहे थे ये छोटे समय के बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो था ये ऑपरेशन ट्विस्ट इन्होंने चलाया था, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता? द पर्पस ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट इज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इनका क्या होगा कि यहाँ पे इनको ज़्यादा नुकसान होगा, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो देना पड़ रहा था, है ना। क्योंकि यहाँ पे जब ये इन लोगों ने सप्लाई जब बढ़ा देंगे ये, तो क्या होगा, उसका उसका जो फेस वैल्यू है, मतलब वो 100 रुपये से 90 रुपये 70 रुपये ऐसे कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, ठीक है, ज़्यादा महंगा पड़ेगा उनको ये उधार। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि इसको इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें कम समय सीमा के बॉन्ड्स जो है निकालने चाहिए। अब कम समय सीमा के बॉन्ड्स निकालोगे तो आप खरीदोगे यहाँ पे जो आपने ऑलरेडी 10 साल तक के यहाँ पे इशू किए थे उनको। तो ये एक तरीके का एक्सचेंज प्रोग्राम था, ठीक है। फिर एज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट गेट्स रिड्यूस बोथ पब्लिक एंड द गवर्नमेंट कैन बोरो एट द चीपर रेट, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और ये देखो, अब मार्केट तो एक ही है, यहाँ से आपका कॉर्पोरेट्स भी बोरो कर रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट भी बोरो कर रही है, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे अगर अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड के दाम गिरेंगे तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स भी यहाँ पे जो रिलीज़ करते हैं ना, उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि मार्केट में जो है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। वो कहेंगे कि हम तो जाके पैसे लगाएंगे गवर्नमेंट बॉन्ड में, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगाएंगे, तो और प्राइवेट वाला बॉन्ड कोई खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे थोड़ी केयरफुल रहती है, ताकि प्राइवेट जो यहाँ पे कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पे आराम से वो बॉन्ड रिलीज करके उधारी ले पाएँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्योंकि बॉन्ड की सप्लाई बढ़ा दी है और इनको यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा ना हो कि इनके लिए भी जो उधारी है वो ज़्यादा महंगी पड़ जाए, इनको भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों साथ में इफेक्ट होते हैं, इसीलिए कभी कभार क्या होती है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बैकआउट करने लगती है। तो ऐसा अभी बीच में भी देखा गया था कि गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया था, ठीक है। एक यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम देखो, ये जो था पूरा गवर्नमेंट का GSAP करके यहाँ पे प्रोग्राम था, ठीक है। ये अभी जून 2021 की ही बात है।
ये लोग कंडक्ट करने वाले थे। ये क्यों कर रहे थे? तो पहला इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकाली थी कि हम यहाँ पे फर्स्ट परचेज जो रहेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, ये लोग वापस बाय बैक कर रहे थे, ठीक है। दिस विल बी 20,000 करोड़ अंडर GSAP 2.0। एक GSAP 1.0 भी लॉन्च किया था, अभी ये लोग दूसरा वाला लॉन्च किए थे, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे मेच्योरिटी रेट देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2022, 2028, 23, ये 29, 30, 33, ठीक है। इतने तक के जो रेट, इतने समय सीमा तक के जो 10-10 साल के बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग क्या है देखो, यहाँ पे परसेंटेज जो है यहाँ पे दे रखा है, कूपन रेट अलग अलग दे रखा है। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये नोटिफाई करके यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको परचेज कर रहे थे, ठीक है, जो इन्होंने रिलीज किए होंगे, ठीक है। ओके मैम हम्म तो लोग क्या यहाँ पे ई कुबेर वेबसाइट पे जाके इनको बिड कर सकते थे, मतलब इसको ई कुबेर वाले वेबसाइट पे जाके बिड कर सकते थे और इसको बेच सकते थे, जिनके पास भी ये जो बॉन्ड्स हैं ये अवेलेबल हैं इतने रेट पे, ठीक है। पहले इन्होंने करे होंगे, अब गवर्नमेंट बाय बैक कर रही थी, तो ई कुबेर वाले प्लेटफॉर्म पे जाके ये लोग बेच देंगे, ठीक है, बिड करेंगे, मतलब फिर गवर्नमेंट बताएगी कि ठीक है हमें 100 रुपये की जगह आपसे कितने रुपए में खरीदना है, दैट विल बी बिडेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो बिड होगी ना इसकी, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी कि कितने रुपए में। अब थोड़ा बहुत उसको घाटा हो रहा होगा तो वो झेल लेंगे, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म 10 साल का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैम हाँ सत्यम। मैम ये जो अगर गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू कर देता है हम्म उसके बाद जो ये लोग बाईबैक करते हैं हम्म तो भी तो गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट पे ही करना पड़ता होगा ना आरबीआई को, तो वो तो आरबीआई ने खरीदा ना। हाँ, आरबीआई नहीं खरीदा, आरबीआई कुछ चार्ज नहीं करता है गवर्नमेंट को, उसका बैंकर है ना आरबीआई। तो फिर मतलब तो फिर ऐसा हाँ, पॉसिबल, ऐसा अचानक में गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आ जाते हैं वापस अरे लेने के लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कटता है ना, अच्छा। ये सारा इंटरेस्ट रेट जो है ये सब यहाँ पे सीएफआई से ऑटोमेटिकली चार्जेबल अमाउंट रहता है ये, ठीक है, चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जितना भी गवर्नमेंट का उधार रहता है, दिस इज नॉट मेड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीएफआई से कट जाएगा, ठीक है, दिस इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोटिंग। तो यहाँ पे जो उधारी है, यहाँ पे 20% हमने देखा था कि बजट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो था वो इंटरेस्ट रेट को चुकाने में जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट को अलग से करना होगा, ये यहाँ पे अकाउंट से कट जाएगा अपने आप जितना भी यहाँ पे होगा। लेकिन बस बात ये है कि यहाँ पे इनको पूरा 10 साल तक के लिए ऑलमोस्ट, अगर आप 100 रुपये की बात करते हो, 100 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट रेट, जो इन्हें 10 रुपये तो देने ही पड़े थे ना, तो आप सोचो कि यहाँ पे 10 साल जब हो जाएंगे तो 10-10 रुपये के हिसाब से 10 साल में तो फिर से पूरा पूरा 100% उन्हें उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे 10 साल की सीमा यहाँ पे विड्रॉ कर ली, 2 साल तक के लिए, 2-3 साल तक के लिए इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज कर दिए, ठीक है, ताकि अगर फिर दोबारा यहाँ पे 3 साल बाद सोचेंगे, जो यहाँ पे उस टाइम के रेट चलेंगे उस समय के हिसाब से ये लोग नए बॉन्ड्स लॉन्च कर देंगे। अब अभी ज़रूरी नहीं है ना कि हम यहाँ पे इसी के हिसाब से हम एकदम बाउंड हो जाएं, तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे लगता है उनको नुकसान हो तो वो यहाँ पे बाय बैक कर लेते हैं, ठीक है, भले ही कम अमाउंट में खरीदें। मैम मैं कुछ और ही सोच मैम रहा था, मैं सोचा क्या पूछ रहे थे? मैं कुछ और ही सोच रहा था, मेरे को लग रहा था कि मतलब टेम्पररी जो बॉन्ड यील्ड जो मार्केट में हाई हो गया है, मतलब हाँ 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 वो हाँ हाँ लिक्विडिटी की वजह से, हाँ 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 इसके लिए बॉन्ड यील्ड कम करने के लिए कि मतलब नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट पैसा उठाए तो उन लोग को सस्ता गिरे, इसके हम्म। लिए वो लोग टेम्पररी बिल्कुल, ये बेसिस भी पे रहता बाय है बैक कर रीज़न, लेते ये हैं। भी रहता है, वो यहाँ पे सब अब उसकी सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी बॉन्ड्स की, तो क्या होगा, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे 100 रुपये की जगह लोग इसे 110 रुपये में भी खरीदेंगे। अच्छा, 100 रुपये में 110 की ये बताती हूँ इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे महंगे में खरीद रहे हैं तो देखो, अगर मैं 100 रुपये का बॉन्ड 110 रुपये में खरीदूंगी, मतलब मैं 100 रुपये में 110 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यहाँ पे 10 साल कंप्लीट होंगे ना, तो मुझे जो प्रिंसिपल वापस होगा वो 110 रुपये नहीं होगा, वो यहाँ पे 100 रुपये ही वापस होगा, ठीक है। और ये केस कब होगा, जब यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है वो यहाँ पे कम है,
ठीक है। तो ये जो सत्यम तुम कह रहे हो ना, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे बाय बैक कर रही है, तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। पहले 3 बॉन्ड फ्लोट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग जो हैं इसके अप्रोप्रिएट पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? यस मैम। सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स की, क्योंकि उससे हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी की भी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए ना, यहाँ पे इसका जो बॉन्ड यील्ड जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये इसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई को मैनेज करेंगे। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ आएगा तो थोड़ा पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी सबको समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा है। ठीक है। मैम मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी अदिति पूछो। मैम जैसे किसी भी पर्सन ने उस बॉन्ड को लिया 100 रुपीज में, फिर उसने उसे किसी और पर्सन को बेच दिया हाँ, 90 में, तो मैम इसमें गवर्नमेंट का नुकसान कैसे होगा? गवर्नमेंट का नुकसान इसलिए होगा अगर उसने यहाँ पे 80 रुपीज़ दे दिया, 80 रुपीज़ के लिए खरीदने के लिए। अब इस बॉन्ड की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 साल बाद क्या है, गिर गई है। अब यहाँ पे 100 रुपये की नहीं है, यहाँ पे 80 रुपये का ये खरीद रहा है। लेकिन जब 10 साल कंप्लीट होंगे ना, तो इसको 100 रुपये वापस मिलेगा। समझ रहे हो? यस मैम। 10 साल बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करेगा ना। 100 रुपये उसने जो ओवरऑल उधार लिया है वो रिटर्न करेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 80 रुपये है। बाद में समय के हिसाब से 2 साल बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू गिर गई है। और अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10 रुपये पे कर रहा था ना, ये कितना 10 रुपये पे कर रहा था ना, ये इंटरेस्ट जो है ये 10 रुपये ही पे करता रहेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिर चुकी है। समझ रहे हो आप क्या? लेकिन इसको एंड में आपको क्या होगा, प्रिंसिपल उतना ही वापस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बेसिकली कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बीच में ये लोग सेकेंडरी मार्केट में जो खरीद रहे हैं ना, उनका क्या होगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। पहले क्या था कि जब 100 रुपये का था बॉन्ड, तो वो यहाँ पे 10 रुपये कमा रहा था, लेकिन 80 रुपये में भी वो यहाँ पे 10 रुपये कमा रहा है। मतलब कम रुपये यहाँ पे वो लेंड करके, कम रुपये उधार दे के भी वो 10 रुपये का कमाई कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा पे करना पड़ा है ना गवर्नमेंट को। उसको कम पैसा मिल रहा है उधार में, 80 रुपये ही उधार उठा पा रहा है, लेकिन उसको इंटरेस्ट रेट तो आप देखो ना कि 10% से ज़्यादा ऊपर चला गया है उसको। मतलब यहाँ पे जो लोन की वैल्यू है वो महंगी हो गई है, बहुत महंगा लोन पड़ रहा है उसको। यस मैम, अभी क्लियर है। हाँ, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये अब वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड्स होगा इसको यहाँ पे क्या करेगा, दोबारा से खरीद लेगा आरबीआई, और फिर से नई तरीके से यहाँ पे इसको रिलीज करेगा, ताकि उस समय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये बॉन्ड जो है अपने प्राइस को एडजस्ट कर ले और गवर्नमेंट को ज़्यादा घाटा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड रिलीज कर देते हैं ना ये लोग, तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को भी, यहाँ पे गवर्नमेंट को ही महंगा नहीं पड़ता है लोन लेना, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के भी बॉन्ड की कंपटीशन बढ़ जा, मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को भी यहाँ पे महंगा देना पड़ता है। मतलब क्योंकि कोई इनके बॉन्ड जो है वो खरीदेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, इनको इनडायरेक्टली यहाँ पे कूपन रेट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कहेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे 10% नहीं दोगे तो फिर हम तुमको यहाँ पे 12% इंटरेस्ट रेट पे कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये जो है इनको यहाँ पे लोगों को मनाने के लिए, अपने बॉन्ड्स खरीदवाने के लिए थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट बॉन्ड में गवर्नमेंट बॉन्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे कंपटीशन उनका एक तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड से हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं बहुत सोच समझ के यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिलीज करती रहती है, आरबीआई कैलकुलेट करती रहती है। अगर उनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो वो यहाँ पे सप्लाई जो है फिर से वो कर देती है। तो इसके 2-3 रीज़न ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे GSAP प्रोग्राम था, इसको याद रखना, ये करंट अफेयर्स में था और ये नया ही मतलब अभी के ही करंट अफेयर में था GSAP प्रोग्राम। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, एक्विजिशन मतलब खरीदना। ठीक है, तो ये एक्विजिशन कर रहे थे, जो यहाँ पे सप्लाई था उसको कम कर रहे थे। ओके, तो ये था, स्टेबलाइज कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स को, और इसको यहाँ पे दूसरी लिक्विडिटी उससे आप कर रहे थे। देखो ये भी OMO के अंडर ही आएगा। ठीक है, और बस ये है कि OMO ऐसा है जिसका कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, इसके अंदर हम क्या करें, खरीद रहे हैं। ठीक है, तो OMO जो है वो यहाँ पे
अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ जो है आरबीआई ऑपरेट करता रहता है। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तो हमने बॉन्ड देख ली, एक और होते हैं मनी मार्केट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि टी बिल्स और आपके डेटेड सिक्योरिटीज़। ये मनी मार्केट में देखेंगे, अभी इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, इतना समझ आया सबको? आज कुछ बेसिक हमने यस ज़्यादा मैम। कवर नहीं किया है वैसे। ठीक है, ओके। डेरिवेटिव्स अभी पूरा बचा है, टाइम कितना हो गया, 9 बज गए। ओके, चलो अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स हमारा क्या था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, ओके। अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं। ओके, अब देखो डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं। तो डेरिवेटिव्स हम हमारे क्या थे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थे। ठीक है, तो आपकी जो शेयर्स रहते थे वो भी किसी से वैल्यू डिराइव कर रहे थे, वो कंपनी के उससे डिराइव कर रहे थे। अब डेरिवेटिव्स जो हैं ये भी यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है, अपना नुकसान और फ़ायदा किसी किसी कॉमोडिटी से यहाँ पे डिराइव करेंगे, कोई कॉमोडिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर उस कॉमोडिटी, वो कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसके बेसिस पे आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो देखो अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सो देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें भी यहाँ पे आपके रहते हैं मार्केट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव्स की मार्केट दो टाइप की आपकी रहती है। ठीक है, एक तो देखो सबसे पहली यहाँ पे मार्केट रहती है जहाँ पे हम डेरिवेटिव्स खरीदते हैं, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं। ठीक है, सबसे पहली आपकी रहती है स्पॉट मार्केट। ठीक है, देखो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ें इसकी कैपिटल मार्केट की फैली हुई हैं। ठीक है, तो जितना मैं कंसोलिडेट कर पाने की कोशिश कर रही हूँ उतना मैं करूँगी। ठीक है, अभी हम डेरिवेटिव्स जो ट्रेड होते हैं उसकी मार्केट पढ़ रहे हैं। सबसे पहली मार्केट है स्पॉट मार्केट। देखो स्पॉट का मतलब समझ आ रहा है, एकदम ऑन द स्पॉट चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेरिवेटिव जो खरीदोगे तो वो ऐसी ऐसी क्वांटिटी से ऐसी कमोडिटी से रिलेटेड होगा जिसका यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा, इंस्टेंट यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि आपने मान लो कि यहाँ पे वो डेरिवेटिव खरीदा और आप क्या करोगे, उसका सेटलमेंट जो है वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, कि आप बहुत क्लियर रहेगा कि 100 रुपये का आपने खरीदा, आपने इसको पैसे दिए और ये बस सेटल हो गया आपका। ठीक है, तो एक स्पॉट मार्केट आप सुनोगे कि स्पॉट मार्केट जहाँ पे डेरिवेटिव्स एकदम इंस्टेंट यहाँ पे पे करते हो और उसका जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे चलो स्पॉट मार्केट में यहाँ पे कुछ यहाँ पे इशू नहीं है। दूसरा आपका होता है आपका फॉरवर्ड मार्केट। अब देखो फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट से आपको पता चल रहा है कि फॉरवर्ड मार्केट जो है, ठीक है, इस ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है, यहाँ पे हमने जैसे कि हमने एग्रीकल्चर बिल्स में हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ कुछ यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होता है। तो फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो ये यहाँ पे उस टाइम पे नहीं हो रहा है, इसका पेमेंट का जो सेटलमेंट है वो उस टाइम नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं आगे चल के फॉरवर्ड जाके ये जो है ये इसका सेटलमेंट पेमेंट कुछ होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ मैं। अब देखो सबसे पहला इसका लॉजिक है कि ये दिस इज नॉट हैपनिंग इंस्टेंट, नॉट हैपनिंग इंस्टेंटली। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये किसी फ्यूचर डे पे इसका सेटलमेंट जो है, पेमेंट का जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं फार्मर का यहाँ पे बात करती हूँ, फार्मर ने यहाँ पे फार्मर रिलेटेड यहाँ पे गेहूं से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे गेहूं से रिलेटेड है, वीट से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मानो कि यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये फार्मर का यहाँ पे आप मानो कि फार्मर जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगा। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करेगा किससे, यहाँ पे इसने वही रिलायंस से साइन किया है और ये फार्मर है, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी टाइम जब यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, उस वीट की प्राइस क्या होगी, वीट की प्राइस जो है यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है, वीट की प्राइस गिर जाएगी। तब यहाँ पे इसने जो अग्रीमेंट यहाँ पे साइन, इसने क्या कर रखा होगा, इसने ये फॉरवर्ड मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा होगा, उसको एक को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक को हम बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फॉरवर्ड मार्केट में दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, ठीक है। हम हमेशा पेपर्स की बात करते हैं ना कि बॉन्ड में हमने क्या किया कि 10 साल बाद आप क्या करोगे, हम मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे और फिर उस पर आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेते रहोगे, ठीक है। अभी मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रही हूँ। डेरिवेटिव्स में एक फॉरवर्ड मार्केट होती है, उसके अंदर दो तरीके के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, एक तो आपका क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये यहाँ पे फार्मर और रिलायंस के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे मैं मानती हूँ कि यहाँ पे फार्मर ने बोला कि यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन होगी, मान लो कि 5 टन गेहूँ ये लोग बेचेंगे, ठीक है। 5 टन गेहूँ यहाँ पे बेचना होगा इनको और यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट में ये बेचेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये 5 टन गेहूँ बेच रहे हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ में, ठीक है। वेरी बैड एग्जाम्पल बट ओनली ऐसे ही मतलब उस पर्पज से कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपये में यहाँ पे ये जो 5 टन गेहूँ हैं ये यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। और ये जो है इन्होंने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप जो साइन कर रहे हो विच इज़ अ डेरिवेटिव, ये आपने क्या किया है कि ये आपने यहाँ पे 6 महीने का आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मतलब फ्यूचर डेट में ये एग्जीक्यूट कब होगा, 6 महीने बाद एग्जीक्यूट होगा। इस किसान को क्या करना है कि 5 टन गेहूं बेचना है 100 रुपये में 6 महीने बाद इस रिलायंस इंडस्ट्री को, रिलायंस जियो मार्ट जो भी है इसको यहाँ पे ये बेचना है, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई गेहूं की, तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा इस गेहूं का, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या होगा, इसकी सप्लाई की वजह से ये यहाँ पे क्या होगा, इसकी कॉस्ट गिर गई 90 रुपये, ठीक है। समझ आ रहा है, इसकी कॉस्ट गिर गई। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉस्ट गिर गई और इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, ये स्टिल इसको कितने रुपए में बेचेगा, 100 रुपीज़ में बेचेगा, ठीक है। तो मुनाफा हो गया ना यहाँ पे फार्मर को। 6 महीने बाद वो यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट से भटक नहीं सकता है, इसको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। अब यही उल्टा हो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो गई है, मतलब यहाँ पे गेहूं जो है वो महंगा हो गया है। यहाँ पे 100 रुपये की जगह ये जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है उस टाइम के मार्केट के हिसाब से 6 महीने बाद, ठीक है, कितनी हो गई, 110 रुपये हो गई है। लेकिन यहाँ पे फार्मर को अपना 10 रुपये का घाटा करना पड़ेगा और यहाँ पे उसको 100 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे ये डेरिवेटिव जो है, ये यहाँ पे डेरिवेटिव्स में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और यहाँ पे ही इज़ बाउंड टू सेल इन दैट 100 रुपीज़, ठीक है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये डेरिवेटिव है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। समझ आया, ये सारे मैम ऑप्शनल डेरिवेटिव्स हैं। वाला में मैम देखो, अगर चेंज कर सकते हैं तो हाँ उसका हाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगा फ्यूचर वाले से और उसमें, क्योंकि फिर अगर वो देखेगा, अगर फार्मर देखेगा अगर उसको घाटा हो रहा तो वो ब्रेक कर देगा, हाँ रिलायंस कंपनी हम्म देखेगा मुझे घाटा हो रहा तो वो ब्रेक कर देगा, तो फिर हम्म। इसका बेनिफिट किस तरह से समझे। देखो ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना डेरिवेटिव का, उसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं उसमें। एक तो कॉल ऑप्शन होता है, ठीक है, दूसरा उसका होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है यहाँ पे राइट
टू बाय, ठीक है। और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। मतलब अगर यहाँ पे 100 रुपये से 90 रुपये भी यहाँ पे इसका दाम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर है, जो ओनर है, ठीक है, इस कमोडिटी का, वो यहाँ पे बेनिफिट होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? पुट ऑप्शन। अगर पुट ऑप्शन वाला उसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डेरिवेटिव साइन किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास देखो, सब मैं एक बारी फिर से बताती हूँ, आई गेस इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी। देखो ऑप्शन जो है यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो कॉल ऑप्शन हो गया, एक पुट ऑप्शन हो गया। कॉल ऑप्शन में क्या है, किसके पास अधिकार है कि भाई उसे तुम खरीदने वाले को अधिकार है, ठीक है। और पुट ऑप्शन में किसको यहाँ पे अधिकार है, यहाँ पे जो बेच रहा है, जो ओनर है, उसको यहाँ पे अधिकार है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ओनर को यहाँ पे फायदा कब होगा, जब उसकी कमोडिटी की वैल्यू जो है उस मार्केट के हिसाब से 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 100 से 90 रुपये हो गई, लेकिन उसने यहाँ पे महंगे में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो यहाँ पे रिलायंस को बोलेंगे कि हमें देखो बेचने का अधिकार है अंडर द पुट ऑप्शन, क्योंकि हमने पुट ऑप्शन को यहाँ पे लिया था। तो आप यहाँ पे हमें नहीं, ऑप्शन यहाँ पे जो है हम आपको 90 रुपये की जगह 100 रुपये में ही बेचेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओनर रहता है उसको यहाँ पे बेनिफिट होता है, ठीक है। और कॉल ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे राइट टू बाय। राइट टू बाय की मतलब यहाँ पे जो बाय कर रहा है उसको यहाँ पे मुनाफा होता है, ठीक है। मुनाफा ये होता है कि यहाँ पे उसको यहाँ पे अगर ये यहाँ पे मना कर देता है, तो मतलब यहाँ पे ये क्लेम करेगा कि तुमने राइट टू बाय के अंडर यहाँ पे खरीदा था। तो अब यहाँ पे अगर इसको जो मार्केट वैल्यू है वो 110 रुपये हो गई है, तो इसको यहाँ पे सस्ते में 100 रुपये में जो फार्मर है वो यहाँ पे बेचेगा, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे ऑप्शन उसमें कि यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, ये लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये बहुत ही रिस्की मैम होते हैं। इसी में ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना? क्या चीज़? मैम जैसे कि दोनों मिल के अगर कॉल ऑप्शन और बाय ऑप्शन दोनों में से कोई एक चूज कर लेता है, मान लीजिए कॉल ऑप्शन, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि फार्मर्स को, मतलब जो उगा रहे हैं उनको प्रॉफिट हो और कॉल ऑप्शन चुना गया है। हाँ, मैम तो वो ऐसा भी हो बैकआउट नहीं सकता है कर ना? सकता वो। हाँ, तो बैकआउट हाँ नहीं कर सकता वो, उसको फिर उस केस में फार्मर को यहाँ पे मैम, नुकसान उस ही होगा। केस में फार्मर का बेनिफिट होगा, लेकिन वो कॉल ऑप्शन ही रहेगा और फार्मर्स को बेनिफिट होगा। हाँ, नहीं, फार्मर्स को क्यों ओके। बेनिफिट होगा कॉल ऑप्शन में? वो कब इन्वोक करेगा, जब यहाँ पे वो उसका उसका अगर वो मार्केट में जाके बेचेगा तो उसे 110 रुपये मिलेगा ना, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट सस्ते में साइन कर लिया है 6 महीने पहले। तो यहाँ पे रिलायंस है वो कहेगी आई हैव अ राइट टू बाय, तो तुम यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैम इसमें शायद बाउंड नहीं रहता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, मे बी बाउंड शायद। एक केस में रहता है वो, बस ये राइट टू बाय में रहेगा। अगर यहाँ पे इनको तोड़ना है तो मेरे ख्याल से ये तोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है, जो बायर है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। यस मैम, मैम मतलब अगर किसी के फेवर में नहीं जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो वो छोड़ सकता है, पर जो जो टोकन अमाउंट देते हैं स्टार्टिंग में, जैसे वही खो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, 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 बयाना देते बिल्कुल। हैं, तो हाँ, वो बयाना अमाउंट चले जाता है सामने वाले के पास। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी पॉइंट है मैम इसमें। मैम मतलब यहाँ ये वाला जैसे कि कॉल ऑप्शन है और मान लीजिए सप्लाई साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम्म तो उस केस में तो फार्मर का जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो घट जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने देखो जबकि होता कॉल क्या। ऑप्शन चूज किया है, तो उस केस में तो प्रॉफिट, इस केस में जो आप केस बताए वो तो ठीक है। हाँ, और अगर सप्लाई साइड पर गया तो फार्मर्स का तो मतलब जो प्राइस है वो घटेगा, लेकिन फिर भी कॉल ऑप्शन है तो उसे उस प्राइस में वो लेना होगा रिलायंस को, तो उस केस में तो वहाँ घाटा हो जाएगा कंपनी का।
देखो एक चीज़ और है, मैं उसको बता नहीं रही थी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जब हमने बात करी थी ना, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करा जाता है। अगर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करते हैं, देखो पहले तो ये लोग बाउंड है, लेकिन अब अगर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं हुआ तो इनका ये सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें नहीं करें वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक एंट्री फीस ली जाती है, एंट्री फीस ली जाती है, ठीक है। एंट्री फीस क्या होती है यहाँ पे, मतलब जब भी आप यहाँ पे क्या करते हो, ऑप्शन वाले उसमें, ऑप्शन वाले में आप जब यहाँ पे ऑप्ट करते हो, ऑप्शन डेरिवेटिव आप जब खरीदते हो, तो उसके अंदर आपको एंट्री फीस जो है वो पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एंट्री फीस आपकी जो है ये आपको मिनिमम पहले ही पे करनी पड़ती है। अब बाद में ये है कि आप इसको मना कर सकते हो, ठीक है, कि आपको ये जो है फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो इसमें जो ऑप्शन वाले में आप मना कर सकते हो, फ्यूचर वाले में आप मना नहीं करते हो। अगर आपने मना किया तो आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट, जैसे जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, कि आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे ही करना होता है। तो अगर आपके आपके क्या हुआ कि आपके वोट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं आते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापस नहीं होगी, ठीक है। आप कहो कि आपकी सिक्योरिटी आपको वापस हो जाएगी, तो सिक्योरिटी वापस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि, ठीक है, जो इसमें मैक्सिमम ऑप्शन वाले में क्या होगा कि ऑप्शन वाले में आपका मैक्सिमम लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लॉस जो है वो वेरी करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा है, एक मिनट रुको। तो देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो आपका क्या रहेगा, देयर इज लेस गेन देन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो रहेगा, देखो कौन सा ज़्यादा रिस्कियर रहेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा रिस्कियर रहेगा क्योंकि आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। अगर आप तोड़ोगे तो पहली बात तो सिक्योरिटी अमाउंट भी आपकी चली जाएगी। तो रिस्कियर आपका क्या रहेगा, आपके रिस्कियर रहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव ओवरऑल जो रहते हैं ये बहुत ही रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये बॉन्ड कर लेते हैं कि भाई इतने समय को आपको जो है इतने अमाउंट में ही बेचना है, ठीक है। और फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ऑप्शन वाले आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी 2 अधिकार दिए गए हैं जो हमारे पुट मनी है और कॉल मनी है उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिस्की रहेंगे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट भी जो हमें मिलेगा वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गेन जो रहेगा वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। लेस गेन रहता है आपको ऑप्शन वाले में। तो मतलब जितना आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे गेन भी होता है, वही सिंपल लॉजिक होता है। तो फ्यूचर में गेन ज़्यादा है और आपका ऑप्शन में गेन कम है, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो। ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे ये जो जिसको यहाँ पे बेचना है वो यहाँ पे मुकर सकते हैं कि हम नहीं बेचेंगे, फिक्स्ड इसमें आपको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपका जब्त हो जाएगा। लेकिन एंट्री फीस इसमें भी देनी होती है ऑप्शन वाले में, ठीक है। ओके। ये तो इसमें देखो, इसमें आप इसमें पहली आपकी तय हो जाती है, इसमें आपका क्वांटिटी तय हो जाता है, प्राइस तय हो जाता है, डेट तय हो जाती है, ठीक है। तो बस यही है कि ये चीज़ याद रखना, मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे याद रखना कि दिस कैन नॉट बी ब्रेक, ठीक है। ऑप्शन वाला जो है वो आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। यस मैम, प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा होता है, डबल हो जाता है एक ही दिन में पैसा। हाँ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है फ्यूचर वाले में, बहुत ज़्यादा रिस्क तो बहुत ज़्यादा गेन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर ये फेल किया तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये आप लोग को मेरे ख्याल से थोड़ा कम समझ आया होगा आई गेस, जो मुझे फीलिंग आ रही है। लेकिन इसे यहाँ पे जो है इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, उसको पढ़ लेना। और क्या किसी को सबको समझ आया? कुछ यहाँ पे डाउट है ऐसे? अगर डाउट स्पेसिफिकली हो तो पूछो।
अच्छा, एक होता है हेज रिस्क, ठीक है। तो हेजिंग का मतलब होता है यहाँ पे रिस्क लेना, हेज करना। तो हम मतलब एक तरीके का गैम्बलिंग करना, एक तरीके का रिस्क लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट अभी हम देखा ना कि फॉरवर्ड मार्केट किस आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड मार्केट में एक टर्म यूज़ करी जाती है, यहाँ पे आप लेते हो हेज रिस्क, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हो बस कि आपको यहाँ पे मुनाफा होगा कि आपको यहाँ पे जो भी होगा लॉस होगा, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आप ट्रेड करते हो कहाँ पे, स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में तुरंत सेटलमेंट हो जाता है डेरिवेटिव का, जितने का आपने डेरिवेटिव खरीदा, ठीक है। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर डेट पे यहाँ पे इस क्वांटिटी में, इस समय सीमा में, इस प्राइस पे आप हमें बेचोगे, ठीक है। फ्यूचर में आप यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो यहाँ पे आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया तो यहाँ पे इसको आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो बायर रहता है उसके पास अधिकार होता है कि भाई हम बेचेंगे ही, और पुट ऑप्शन में यहाँ पे जो सेलर रहता है उसको ज़्यादा मुनाफा होता है क्योंकि उसके पास यहाँ पे सेलिंग का अधिकार होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो यहाँ पे इसके वर्क करते हैं, ओके, ठीक है। ये जो हैं आपके जो ट्रेड होते हैं, ये अगर यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव्स है ना, अगर ये यहाँ पे इसमें करेंसी से इन्वॉल्व होते हैं, करेंसी से अगर ये इन्वॉल्व हुए तो यहाँ पे आरबीआई और सेबी दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, जॉइंटली रेगुलेट करते हैं। देखो करेंसी वाले डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, करेंसी वाले ऐसे होते हैं कि भाई ये डेरिवेटिव्स, जैसे अभी मैंने गेहूं की बात करी, कोई कॉमोडिटी हो सकती है या फिर आपका ये करेंसी होती है, तो करेंसी में भी यहाँ पे हेजिंग चलती है, यहाँ पे स्पेक्यूलेशन चलता है। करेंसी में किस तरीके से चलता है, यहाँ पे जो डॉलर की वैल्यू है वो यहाँ पे 70 रुपये होगी या 74 रुपीज़ होगी, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे ये लोग हेज करेंगे, मतलब प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई अगर यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर करेंसी की गिर गई, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे 74 हो गई, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट पे भी यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये साइन होते हैं, ठीक है। कौन करेगा इसको, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर रहेंगे और जो इम्पोर्टर रहेंगे वो यहाँ पे इस टाइप के डेरिवेटिव्स, करेंसी से रिलेटेड डेरिवेटिव्स भी इसको साइन करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बात आती है तो इसको दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं, आरबीआई भी करेगा और सेबी भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ की गैम्बलिंग करते हैं कि यहाँ पे 70 रुपये से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे बाद में नीचे जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे किस तरीके से इन्हें प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया है पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये अगर समझ आ गया तो पार्टिसिपेटरी नोट्स भी बता दूँ। देखो अब ये हमने देख लिया है सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे दो टाइप में आपके जो डेरिवेटिव्स हैं वो डिवाइड होते हैं। जो दो मार्केट्स डिवाइड होती हैं सेकेंडरी मार्केट में, आपकी स्पॉट मार्केट होती है और आपकी फॉरवर्ड मार्केट होती है। फॉरवर्ड मार्केट हमने देखा कि यहाँ पे दो डिविजन्स होते हैं, कौन से, एक फ्यूचर्स, एक ऑप्शंस, ठीक है। दोनों ये आपके टाइप के डेरिवेटिव्स हैं। और फिर अगेन जो आपका ये जो ऑप्शन रहता है, ठीक है, जो ऑप्शन रहता है वो आपका पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन अलग अलग यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसमें ये जो आपका सेलर रहता है उसको यहाँ पे बेनिफिट होता है क्योंकि इसके पास राइट आता है, और यहाँ पे पुट ऑप्शन में किसको यहाँ पे बेनिफिट होता है, यहाँ पे जो बायर है उसको यहाँ पे बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। अब हम यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स का मैं एक और आपको समझा देती हूँ कि वो क्या होते हैं, ठीक है। वो भी छोटा सा कंसेप्ट है कि हम बाहर से कैसे पैसे लैंड करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया डेरिवेटिव्स कि वो किसी कमोडिटी से उसका यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, उसके प्राइस वेरी करेगी, तो किसी कंपनी को ना करके उस कमोडिटी की प्राइस जो है वेरी कर रही है, तो यहाँ पे ये जो
कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये लोग साइन कर लेते हैं। बहुत बहुत केसेस में पेट्रोल पे भी ये साइन हो जाता है कि आप इतने समय तक आप हमें इतना पेट्रोल का बैरल बेचोगे, ठीक है। तो पेट्रोल जैसी कमोडिटीज़ पे भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, डेरिवेटिव्स खरीद लेते हैं लोग इसके, ठीक है। ओके, अब देखो हम पार्टिसिपेटरी नोट्स देखते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? देखो ये होते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव, ठीक है। ऑफशोर डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई बाहर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, FII है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि आपका क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे क्या होता है, लोगों को जब मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है ना, तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वो कई बार यूज़ करे जाते हैं। अब किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं, देखो हमने यहाँ पे देखा था कि जो FIIs होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। एक FDI पढ़ा था हमने, एक FDI पढ़ा था, और एक हमने यहाँ पे FPI पढ़ा था। उसी FPI को हम FIIs भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब वो इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। याद है ना सबको, FDI और FPIs सेम टर्म है। FIIs जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब देखो ये जो होता है ये वॉलेटाइल होता है, सबको पता है वॉलेटाइल होता है। अभी किस तरीके से यहाँ पे वॉलेटाइल होता है और यहाँ से किस तरीके से यहाँ पे इन पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे ये A बंदा है, ठीक है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये यहाँ पे डायरेक्टली इस स्टॉक एक्सचेंज में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि पता चल जाएगा कि भाई ये तुम्हारा सोर्स है, यहाँ पे सोर्स पूछा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब ये इन्वेस्ट करने जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पूरा नाम पता सब कुछ यहाँ पे इसको देना पड़ेगा। तो इससे यहाँ पे बचने के लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो निकाला गया। मतलब अब इसका क्या हुआ, इसका मनी जो ये इन्वेस्ट करना चाहता था इसमें सेंसेक्स में, ये इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, ये यहाँ पे बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा, ये गया कहाँ गया, सिंगापुर गया, ठीक है। तो सिंगापुर से अब ये पैसा जो है बाहर से इन्वेस्ट करवाएगा। किस तरीके से करवाएगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू करवाएगा। अब देखो पार्टिसिपेटरी नोट्स किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, ये ऑफशोर डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, सिंगापुर में आपकी एक ये होगी फॉरेन, ये आपका इन्वेस्टर होगा, ठीक है। ये इन्वेस्टर क्या रहेगा, ये जो रहेगा आपका इन्वेस्टर, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा। एक यहाँ पे सॉरी, जो आपका एक इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे सेबी से रजिस्टर्ड रहेगा। जो आपके फॉरेन, जैसे मान लो कि आपका रिलायंस है, ठीक है, ये रिलायंस ऑलरेडी पैसे लगाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पैसे लगाता है। ये यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है, किसमें, सेबी के साथ ये यहाँ पे रजिस्टर हो रखा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कोई जो A बंदा मैंने बात की थी, वो क्या चाहता है, वो अपने फंड तो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन मार्केट में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं चाहता कि भाई मैं यहाँ पे सेबी के साथ रजिस्टर हूँ, मुझे यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े, या कुछ भी मुझे यहाँ पे लीगल कुछ काम करना पड़े, या फिर मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैसल और मुश्किलें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी लोग जो यहाँ पे रिलायंस जो है, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ये उसको ढूंढेगा, ए जो है ये, ठीक है, जो बाहर बैठा है सिंगापुर में, ये यहाँ पे ढूंढेगा रिलायंस को, ठीक है। ये बोलेगा कि तुम ऑलरेडी पैसा लगा ही रहे हो, यहाँ पे 100 रुपये तुमने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया ही, तुम क्या करो, तुम मेरे 10 रुपये भी ले लो, ठीक है, और अपने बिहाफ पे तुम यहाँ पे पैसा लगा देना इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब ये ए जो बंदा होगा, ये अपने 10 रुपये क्या करेगा, यहाँ पे रिलायंस को दे देगा। ये रिलायंस जो है यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्टर्ड होगा सेबी के साथ, लेकिन आप देखो ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये यहाँ पे 100 की जगह 110 रुपये जो है यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा देगा। जब ये यहाँ पे इसको 10 रुपये दे रहा है, तो ये इसको बदले में एक इंस्ट्रूमेंट देगा, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट, कि तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में,
समझ आया? यस मैम। ये होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। बेसिक लॉजिक इसका काम करने का ये होता है कि बाहर से कोई पैसा लगा रहा है, किसके थ्रू लगा रहा है, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे ये पैसे लगाते हैं इस इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये कहलाते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। बहुत बारी क्या होता है, इंडियन लोग ही यहाँ पे बाहर जाते हैं और यहाँ से पूरा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इसके थ्रू बहुत होती है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड तो होते नहीं है। लेकिन इस माध्यम के थ्रू, इस एफआईआई के थ्रू, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू यहाँ पे बहुत पैसा आता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो अगर हमने इनको बैन कर दिया तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये सब विड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे सेंसेक्स जो है वो क्रैश हो सकती है, स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश हो सकती है, क्योंकि ये सब यहाँ पे अगर पैसा विड्रॉ हो गया, आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो इस मीडियम से ही आ रहा है, तो ये जो है यहाँ पे क्रैश होने का खतरा रहता है। इसीलिए सेबी जो है इसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ वो नहीं करती है। उसको पता है कि ठीक है चलो ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये तो रजिस्टर्ड है ही ना, रिलायंस तो रजिस्टर्ड है ही, अगर कभी कुछ ऐसा फ्रॉड वाला केस होता है तो हम जो है यहाँ पे इसको जाके पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये शायद मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वाले टाइम पे आया था, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। अब कुछ पूछना है किसी को, एंड करें? और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इनसे ही करी जाती है। मैम ये रेगुलेशन वाला एक बार और बता दो ना, कौन कौन क्या क्या रेगुलेट कर रहा है? कौन कौन क्या क्या रेगुलेट करना है, बताओ कहाँ कहाँ से बताऊँ, पूरा शुरू मैम से? नहीं मतलब जैसे कि बोला ना आपने, कुछ बॉन्ड ये आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, कुछ बॉन्ड सेबी हाँ हाँ, रेगुलेट कर रहा है, मैंने बताया वो कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है ना, जो कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी से डील कर रहे हैं, ठीक है। हेजिंग तो अभी समझ आया ना, हेजिंग मतलब कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट करोगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी कम होगी, उसको हेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई फॉरेन करेंसी में हेजिंग करता है, ठीक है, कौन करेगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हेजिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो डॉलर की वैल्यू है वो यहाँ पे 70 होगी या यहाँ पे 74 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग कि इन दोनों को किस तरीके से फ़ायदा होगा, इम्पोर्टर को फ़ायदा कब होगा, इम्पोर्टर को फ़ायदा तब होगा जब यहाँ पे ये डेप्रीशिएटेड वैल्यू रहेगी, है ना। एक्सपोर्टर को फ़ायदा कब होगा यहाँ पे, जब ये आपकी अप्रीशिएटेड वैल्यू होगी। तो ये क्या रहता है, एक्सचेंज रेट तो रोज़ बदलता है ना, एक्सचेंज रेट रोज़ बदलता है। तो इसकी वॉलेटिलिटी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि ठीक है, मैं जो हूँ इसका 73 रुपीज़ जो है उतना ही एक्सचेंज रेट पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर क्या रहते हैं, इस करेंसी के, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में यहाँ पे डेरिवेटिव्स जो है साइन कर लेते हैं। जब यहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व रहती है तो इसको यहाँ पे कंबाइंडली आरबीआई भी यहाँ पे हैंडल रेगुलेट करता है और सेबी भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो है फॉरेन करेंसी में भी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव साइन करा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है कि भाई यहाँ पे 6 महीने बाद भले ही यहाँ पे डॉलर की वैल्यू क्या हो 76 रुपीज़ हो, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे इसको 73 रुपीज़ में ही एक्सचेंज रेट पे यहाँ पे तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो ये जो है इसके केस में भी यहाँ पे डेरिवेटिव साइन होते हैं। और फॉरेन करेंसी जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी वहाँ पे आ जाएगा। और कौन सा रेगुलेटरी, यहाँ ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स में यहाँ पे ये जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहा था, ए बंदा जो था बाहर से इन्वेस्ट कर रहा था, किसके थ्रू कर रहा था, रिलायंस के थ्रू कर रहा था। ये यहाँ पे किसके साथ रजिस्टर्ड था, ये रिलायंस जो था ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड था, ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, इसने बस इससे पार्टिसिपेटरी नोट खरीदा है, ठीक है, और इसको 10 रुपये दिए थे और इसके बिहाफ पे इसका ये 10 रुपये लगा रहा है प्लस